गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और मैं आपके सामने डीके चौधरी। और क्लास आज थोड़ी लेट हो गई। थोड़ी क्या होता क्या है कि आज मैं सोच रहा था कि आज टॉपिक ना पढ़ाऊँ आप लोगों को, आज ये बताऊं कि क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे करते हो और आपको किस स्टैंडर्ड के साथ आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे बैच में जब शुरू के 4 दिन तो क्लास होगी और लास्ट का जो डे होगा शुक्रवार का, उसमें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगा टॉपिक से संबंधित। लेकिन अभी है क्या कि भाई अभी कई क्लासेज जो हैं सभी के लिए फ्री हो चुकी हैं, तो आज मैंने सोचा कि कम से कम एक क्लास आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की दे दूं ताकि आप लोगों को ये भी पता हो जाए कि मेरे क्वेश्चन किस टाइप से होंगे। ठीक है, आप ये भी देख पाओगे कि ऐसे क्वेश्चनों को आप कर ही पाते हो या नहीं कर पाती हो, और वो लेवल जो होगा वो आपका वो पीसीएस और आईएएस वाला ही लेवल होगा क्वेश्चनों का, जो भी लेवल बनेगा। ठीक है, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे तो मुझे दिखा देना है। तो क्लास तो इस वजह से लेट हो गई। क्लास तो एक्चुअली में देखो मैं तो यहीं मुझे क्योंकि इससे पहले मेरी प्री कमेंस की क्लास रहती है, तो फिर कुछ चीज़ें सेट करने में टाइम लग जाता है। तो आप सभी का कैरियर विल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, देखता हूं कि आप उनके आंसर दे पाते हो नहीं दे पाते, और फिर आपका जो फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक है वो चलता रहेगा। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने फंडामेंटल राइट को लेकर जो आपको आर्टिकल 14 बताया था, फिर आज हम आर्टिकल 15 पे, 16 पे, 17 पे और 18 पे डिस्कशन करने वाले थे। तो हालांकि आर्टिकल जो 15 और 16 है वो आरक्षण को लेकर है। ठीक है, हो गया। अच्छा, सामने क्वेश्चन आ गया है। देखो, हालांकि ये फंडामेंटल राइट का टॉपिक नहीं है, तो मैं आज ये बताना चाह रहा हूं कि आपके सामने कि मेरे क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे। तो आपको इनके आंसर आप सभी को बताने, फिर इनका वो भी तो लगा दो। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कमेंट सेक्शन इस पर दे देना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप देख भी रहे हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और एक किसको लेकर है, यूपीएससी को लेकर है। अब यूपीएससी के विषय में आप जितना भी जानते हो, तो यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपको यह बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यह कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कार्मिक प्रबंधन के मामले में सरकार के लिए यूपीएससी से परामर्श लेना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यूपीएससी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवार के चयन का आशय यह नहीं है कि उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है। अब आपको यह बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट। पा रहे हैं क्वेश्चन? 12 नहीं, वो ऐसा है ना कि कुछ बड़े क्वेश्चन है ना, तो वो 2 पेज में आए होंगे। हाँ चलिए ठीक है। अब इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या बनेगा। सभी इसका आंसर बताइए। यहां रख दो, कैसे बात करना है मुझे। अच्छा, बड़ा रहने दो या थोड़ा सा कर दो और हल्का सा बड़ा, फिर यहाँ वो हो जाएगा, दिखाई नहीं, लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, इतना ही सही, इतना ही सही है। ठीक है। हाँ हाँ, वीडियो कैसे, आप क्या कर रहे हो, वीडियो क्लियर नहीं है। देखो, यूपीएससी रीड नहीं करवा रहा मैं आज ये चाहता हूं कि ये क्लास हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की रखते हैं। इसमें मिसलिनियस क्वेश्चन है, यानी कि कुछ यूपीएससी का है, कुछ फंडामेंटल राइट का, कुछ अलग अलग टाइप से हैं। खासकर फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होंगे। तो क्वालिटी यहाँ पर बेस्ट अच्छी कोई दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो आंसर ये बताइए कि आंसर क्या होगा। सभी अपना आंसर दें कि आंसर क्या होगा। सबके गलत सलत आंसर आ रहे हैं। कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई बोथ 1 एंड सेकंड सी बता रहा है। सीपू कह रहे हैं बोथ 1 एंड सेकंड। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो सी आंसर होगा, यानी कि 1 एंड 2, 1 एंड सेकंड, यानी कि इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो सी आंसर होगा। क्यों? आप जानते हो कि अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आर्टिकल 315 में आता है, और आप ये भी जानते हो कि यूपीएससी अपने आप में एक एग्जामिनेशन बॉडी है, एक एग्जामिनेशन बॉडी है। यूपीएससी एक सिलेक्शन बॉडी होती है, चयन बॉडी है। ये कोई अपॉइंटमेंट नहीं करती। आपने देखा होगा कि यूपीएससी कई तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, ए ग्रेड और बी ग्रेड के गजेटेड जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये एक परीक्षा लेने वाली संस्था है और ये चयन करने वाली संस्था है, ये अपॉइंटमेंट नहीं करती। और यूपीएससी किसके अंडर में काम करती है? ये कार्मिक मंत्रालय के अंडर में काम करती है। जैसे एसएससी भी क्या है? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कार्मिक मंत्रालय एक तरीके से क्या सरकार का एचआर बॉडी होता है, ह्यूमन रिसोर्स बॉडी होता है, कि जो नियुक्ति से संबंधित मामलों को देखता है। और इसका हेड, एचआर डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री जो है इसकी हेल्प करने के लिए एक कार्मिक राज्य मंत्री रखता है, और वो यूपीएन की वो इस कार्मिक मंत्रालय को देखता है, जिसको हम पर्सनल मिनिस्ट्री कहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी में कोई बदलाव करना है, जैसे आईएएस के पैटर्न में कोई बदलाव करना है, तो क्या इसके लिए यूपीएससी की जो सलाह बाध्यकारी होगी कार्मिक मंत्रालय के लिए? तो बाध्यकारी नहीं होती है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि कार्मिक प्रबंधन के मामले में सरकार के लिए यूपीएससी से परामर्श लेना अनिवार्य नहीं है। कि सरकार के लिए हालांकि यूपीएससी से सलाह मांगी जाती है, लेकिन यूपीएससी की जो सलाह होती है वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, कार्मिक मंत्रालय के लिए, पर्सनल मिनिस्ट्री के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यूपीएससी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवारों के चयन का आधार यह नहीं है कि उसे नियुक्ति के अधिकार प्राप्त हो गया है। यानी कि यूपीएससी सिर्फ सिलेक्शन करता है, वो अपॉइंटमेंट नहीं करता, वो नियुक्ति पत्र नहीं भेजता। नियुक्ति पत्र तो कौन भेजेगा? मान लीजिए कि आपको आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, तो आईएएस में सिलेक्शन हुआ तो आईएएस तो कार्मिक मंत्रालय के अंडर में काम करता है। अगर आपका आईपीएस के लिए सिलेक्शन हुआ है तो गृह मंत्रालय अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा, क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो कहने का मतलब है जिस डिपार्टमेंट या मंत्रालय के लिए आपका अपॉइंटमेंट हुआ वही मंत्रालय या डिपार्टमेंट ही तो भेजेगा। तो यूपीएससी किसी का कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजता है। यूपीएससी का जो काम होता है वो चयन करना होता है, सिलेक्शन होता है। जैसे एसएससी सी और डी ग्रेड का एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, तो एसएससी भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजता, वो भी क्या काम करता है? ओनली वो चयन का काम करता है। और मंत्रालय या विभाग को जो है वो चयन की जो लिस्ट होती है वो पकड़ा देता है, और फिर वो मंत्रालय या विभाग जो है कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये जो आंसर है इसका 1 और 2 आंसर क्यों है, तो सी आंसर इसका बनेगा। ठीक है, समझे? तो ये आज मैं क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, ताकि आपको अपना लेवल भी समझ में आ जाए कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, और देन मैं किस लेवल के साथ क्वेश्चनों को, यानी कि किस लेवल के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। मेरे क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड ध्यान रखना आईएएस और पीसीएस वाला लेवल का होगा। ठीक है, और क्योंकि इसके बाद अब जो सभी के लिए जो फ्री क्लासेस हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब ओनली जो स्पेशल 8 में जो एडमिशन ले चुके हैं उन्हीं के लिए क्लास दिखाई देगी। अब देखो उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन बता देता हूं आपको। देखो ये सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अब इसका आंसर बताइए कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हालांकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर है, सूचना के अधिकार को लेकर है। ये कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सूचना अधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि राज्यों में अवस्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की शाखा कार्यालयों से शिकायतें राज्य सूचना आयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका जल्दी से आंसर आप बताइए। कार्मिक मंत्रालय को हम पर्सनल मिनिस्ट्री कहते हैं। कार्मिक मंत्रालय को हम पर्सनल मिनिस्ट्री, क्वेश्चन में लिखा भी तो है। आराम से आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 मिनट पढ़ लीजिए सही ढंग से, क्योंकि आप ये मत समझना कि हल्के क्वेश्चन है, ये एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है ये। तो आप आराम से इसको पढ़िए तब आंसर दीजिए।
बस तुक्के मार रहे हो तुम लोग तो, कोई ए बता रहा, कोई बी बता रहा, कोई सी बता रहा, डी, बस कुछ नहीं है, जो चल रहा चलने दो। आज आप लोगों का मैं लेवल देखना चाह रहा हूं कि लेवल क्या है आप लोगों का, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो सही आंसर तो बहुत कम बच्चों के हैं। तो जो बच्चे पॉलिटी कहीं पढ़ चुके हैं ना अब तक, उन्हें आज समझ में आ जाएगा कि हम कितने पानी में, हमने पॉलिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। और जबकि ये सारी चीजें पढ़ाता हूं मैं अपने सिलेबस में, ये सब चीजें A to Z। यूपीएससी, जब मैं यूपीएससी एसपीएससी पढ़ाता हूं तो पूरा पूरा का पूरा 2-2.5 घंटे लग जाते हैं उसको पढ़ाने में। समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड मैं बताऊं कि चलो, गगन साहब बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। गगन ने कहा कि सर इनमें से दोनों ही ऑप्शन गलत हैं और इसका आंसर डी बनेगा। तो गगन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आंसर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका जो आंसर है वो डी बनेगा। डी का मतलब है कि ने तो 1 सही है और ने ही 2 सही है। अब आप देखोगे आरटीआई, जिसको हम सूचना का अधिकार कहते हैं, आरटीआई जो है 2005 में आया था, और आरटीआई एक्ट 2005, जिसको हम आरटीआई एक्ट कहते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो आपको मैं बता दूं, इस एक्ट के थ्रू 12 अक्टूबर 2005 को यह सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया था। सूचना का अधिकार के तहत आप ये भी जानते हो कि सूचना का जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आर्टिकल 1 के सब क्लॉज ए के अनुसार इसको अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में लिया गया है। और सूचना के अधिकार का मतलब यह है कि जो बातें संसद में ओपन की जा सकती हैं, वो सभी बातों को जानने का अधिकार एक आम जनता को भी है। वो सूचना के अधिकार के तहत वो सूचना मांग सकता है। लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो गोपनीय होती हैं, जिससे हमारे देश की सुरक्षा खतरे में हो सकती है, देश की संप्रभुता सॉवरिन खतरे में हो सकती है, देश की अखंडता खतरे में होती है। तो जैसे फोर्स से संबंधित सूचनाएं होती हैं, ठीक है, तो वो सूचनाएं गोपनीय रखी जा सकती हैं, आईबी से संबंधित, रॉ से संबंधित। तो उन सूचनाओं, वो चीज़ें जो हैं सूचना के अधिकार के तहत नहीं आती। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ऑफिस है, उसको सूचना के अधिकार के तहत लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर यह बोला गया है कि जो ये कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो उसकी जो धारा 2 है, धारा 2H के अनुसार इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी माना गया है। अभी आपने देखा होगा कि एक तो मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस का उठा, अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि आरटीआई कानून जो है, आरटीआई कानून 2019 आया, इसका मतलब इसमें कुछ बदलाव किया गया है। एक आपने एक बात देखी होगी कि जो पीएम फंड, पीएम केयर फंड को लेकर ये मामला काफी उठा हुआ है। किसको लेकर? पीएम केयर फंड, जो अभी सुर्खियों में बना हुआ है, पीएम केयर फंड। तो हमेशा जब भी कोई चीज आप पढ़ें तो उसको समसामयिक मुद्दे के साथ जोड़ें। पीएम केयर्स फंड में सूचना के अधिकार के तहत पीएमओ ऑफिस से सूचना मांगी गई कि पीएम केयर फंड जो 27 मार्च 2019 को बना, कोरोना के लिए प्रधानमंत्री साहब ने बनाया था, क्या सूचना के अधिकार के तहत पीएम केयर फंड आता है? तो पीएमओ ऑफिस ने कहा कि नहीं आता। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार, यानी कि महाराष्ट्र जो कोर्ट है, मुंबई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है, उसने अभी एक हफ्ते पहले पीएमओ ऑफिस से ये कहा है कि पीएम केयर फंड में जो भी पैसा पब्लिक का आया है उसको कैसे खर्च किया जा रहा है, उसकी जानकारी सरकार को, यानी कि उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर जो है एक, हम कह सकते हैं कि पीएम केयर फंड को लेकर सरकार पर एक सवाल खड़ा हो गया है कि इसको पारदर्शिता के दायरे में, ट्रांसपेरेंसी के दायरे में क्यों नहीं लेके आ रही। तो कुल मिलाकर मैंने कहा कि आरटीआई को लेकर, अगर हम सूचना के अधिकार को लेकर, तो अभी कई मामले उठे हैं। जैसे सूचना के अधिकार को लेकर पीएम केयर फंड का मामला उठा, सूचना के अधिकार को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस का मामला उठा, सूचना के अधिकार को लेकर आरटीआई ऑफिस यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, जिसमें सूचना के अधिकार में कुछ बदलाव भी किया गया। ठीक है, और बदलाव क्या था कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार जो इसके जो सदस्य और जो हेड होता है, उनकी सेवा शर्तें, उनकी सर्विस कंडीशन, उनका टेन्योर जो है अब केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया है कि केंद्र सरकार अपने अकॉर्डिंग इनका टेन्योर तय कर सकती है,
अपने अकॉर्डिंग इनका जो सर्विस कंडीशन तय कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं सीमित हुई है। खैर, अब आंसर पे आ जाते हैं कि पहला पॉइंट ये कह रहा है, आपने देखा होगा आरटीआई एक्ट के तहत सेंटर के लिए एक केंद्रीय सूचना आयोग होता है और स्टेट के लिए एक स्टेट सूचना आयोग होता है। क्या जिले के लिए होता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है? नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग होता है, राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग होता है, लेकिन जिला स्तर पर कोई सूचना आयोग नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहा है कि राज्यों में अवस्थित जो राष्ट्रीय सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सेंटर की हैं, जैसे सेल है, गेल है, भेल है, एनटीपीसी है, ये सेंटर की तो हैं। तो उपक्रम के शाखा कार्यालयों से संबंधित शिकायतों की जांच क्या राज्य सूचना आयोग द्वारा की जाती है? तो नहीं की जा सकती, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा की जाती है, जो सेंटर की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर डी बनेगा। ना तो पहला ऑप्शन ठीक है, ना दूसरा ऑप्शन ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ बिल्कुल जी, 2H में एक्चुअली में क्या है, यहाँ पब्लिक अथॉरिटी की बात की गई है। जहाँ इसकी जो धारा जो सेक्शन 2H है उसमें ये बोला गया है कि ये पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है। तो अभी जैसे पीएम केयर फंड को लेकर ये मामला उठा था, तो पीएमओ ऑफिस ने कहा कि धारा 2H के अनुसार पीएम केयर फंड जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता, तो देन इसलिए सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस को भी लेकर ये मामला उठाता, बहुत लंबा मामला चला। तो देन कुल मिलाकर अब 2019 में क्या कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस भी एक पब्लिक अथॉरिटी है और ये सूचना के अधिकार के दायरे में आएगा। ठीक है, देखिए जिला स्तर पे नहीं होता, राज्य की जो तमाम तरह की सूचना की बातें होती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? वो राज्य सूचना आयोग में जाती हैं। जिला स्तर पर कोई जिला सूचना आयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सर आरटीआई में सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, हाँ बिल्कुल, पीएसयू के ब्रांचेस सेंटर के अंडर आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देन ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया इसका आंसर? आप ये बताओ क्या आंसर क्लियर है? लोक पदाधिकारी है, इसका मतलब यही होता है, पब्लिक अथॉरिटी की बात की जाती है। लोक पदाधिकारी का मतलब है कि वो संस्था पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब ये है कि सरकार का उस पर नियंत्रण है या नहीं है, इसको हम पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, हो गया? अब पहले तो सही बताओ भाई, ये आप समझ में आ गया कि नहीं आया आप लोगों को? समझ में आ गया? चलिए खैर, देखो पीएम केयर से जनता को क्या प्रॉफिट है? जनता को प्रॉफिट नहीं है। देखिए बात सीधी सिंपल से है, ऐसे तो सूचना के अधिकार को लेकर भी कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हमारा पैसा देखो, पीएम केयर फंड में किसने पैसा डाला? क्या वो प्रधानमंत्री का पैसा था? किसी ने 500 रुपए डाले, किसी ने 5 करोड़ डाले, वो हमारी जनता का ही तो पैसा है। तो जनता को ये तो अधिकार है कि भाई पीएम केयर्स फंड का जो पैसा है वो कहां प्रयोग हो रहा है, ये जनता का क्या अधिकार नहीं है? तो देन पीएम केयर्स फंड को लेकर अब ऑलरेडी आप एक बात बताइए मुझे, अपोजिशन पार्टी ने क्यों आरोप लगाया पीएम केयर फंड को लेकर? सोनिया गांधी ने आरोप यह लगाया बीजेपी के ऊपर कि जब ऑलरेडी नेशनल रिलीफ फंड है, एक नाम है पीएम नेशनल रिलीफ फंड, ये एक वैधानिक बॉडी है। इस तरह का जो फंड है वो पीएम नेशनल रिलीफ फंड में आता है। ठीक है, तो वो अपने आप में एक पब्लिक अथॉरिटी है, तो उसकी अगर उसमें जो पैसा आएगा तो वो कहीं ना कहीं जानकारी उसको देनी पड़ेगी। विपक्ष भी जानकारी ले सकता है उसकी, क्योंकि वो एक वैधानिक बॉडी है। लेकिन पीएम केयर्स फंड, पहली बात तो कांग्रेस ने मुद्दा ये उठाया कि पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्या थी, जब ऑलरेडी पहले से ही पीएम नेशनल जो रिलीफ फंड है, तो पीएम केयर फंड बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो फिर अपोजिशन ने दूसरा आरोप बीजेपी पे ही लगाया कि चलो पीएम केयर्स फंड बना दिया, तो कम से कम ये तो बताए कि पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आया वो कितना आया और वो पैसा कैसे कैसे खर्च किया जा रहा है, तो कम से कम उसमें ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। तो अब यहां पर नागपुर जो बेंच है, मुंबई हाईकोर्ट की जो नागपुर बेंच है, उसने स्पष्ट कहा है, पीएमओ ऑफिस से पूछा है कि आप 2 हफ्ते के अंदर हमें जवाब दें कि इसमें जो पैसा आया है उसको आप किस तरीके से कहां कहां खर्च कर रहे हैं, उसका हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब चाहिए आप लोगों से। राइट?
समझे इस बात को? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट तो यहां दिए हैं, फिर अगला पॉइंट जो है अगले उसमें है। पहले तो इनको पढ़ लो, क्योंकि आप देखोगे ये, फिर इसको अगर हम आगे देखेंगे तो आगे तीसरा, यानी कि इसमें 4 पॉइंट हैं। आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा जो पॉइंट है, कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले मैं पहले और दूसरे स्टेटमेंट को देखो। यहां किसको लेकर है? राज्य सरकार के मुख्य विधि अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता की बात। एक होता है ना, एक पोस्ट होती है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जो कि स्टेट का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जबकि सेंटर में कौन होता है? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो ये महाधिवक्ता को लेकर क्वेश्चन है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए। पहले तो ये स्टेटमेंट देख लो, ये स्टेटमेंट सही है गलत है। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे सेल है, भेल है, गेल है, एनटीपीसी है, ये सब क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं सेंटर की। हाँ, सेंट्रल में क्यों नहीं कर सकता? सेंट्रल में, सेंटर के लिए आरटीआई, अगर आप पीएमओ ऑफिस से कोई प्रधानमंत्री के विषय में सूचना मांगोगे तो देनी पड़ेगी वहां, जो उसके दायरे में आती है। अच्छा, वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही। ये कह रहा है कि राज्य सरकार के मुख्य विधि अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता के कर्तव्यों में सम्मिलित हैं। तो जो महाधिवक्ता, जो एडवोकेट जनरल है, उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह प्रदान करना जो राज्यपाल द्वारा यानी कि राज्यपाल द्वारा दिए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्य का निर्वहन जो उसे राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। 2 स्टेटमेंट तो ये हो गए। अब अगला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो 3 और 4 में, कि समझौता या सुलह हेतु केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद में मध्यस्थता करना। कि भाई महाधिवक्ता का एक काम ये भी होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाते हैं उनको दूर करना। और चौथा कह रहा है कि राज्य के न्यायिक निकायों में कार्रवाई के व्यवस्थित संचालन हेतु नियम बनाने के लिए राज्यपाल को परामर्श करना। तो ये चौथा स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। अब आपने देख लिया, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। आंसर दो इसको। इसका आंसर बताएं क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी? तो चारों स्टेटमेंट आपने इसके पढ़ लिए। हिमांशु कह रहे हैं कि सर ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। भाई तुम लोग तो तुक्का मार रहे हो और कुछ नहीं है। चलो खैर, इसका जो आंसर होगा, चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को। आंसर इसका ए होगा। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। जो थर्ड क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितने लेवल के साथ पढ़ रहे हो। तीसरा जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब देखो, महाधिवक्ता के विषय में पहले यहां पर लिख लो। ये जो महाधिवक्ता होता है, ये हमारे, इसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। तो ये जो एडवोकेट जनरल होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में है। तो आपने देखा होगा कि इसको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। हटाता कौन है? राज्यपाल। और ये किसके प्लेजर, किसके प्रसाद पर काम करता है? राज्यपाल की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पर राज्यपाल इसको नियुक्त करता है।
होता क्या है कि ये जो महाधिवक्ता होता है इसका कोई हालांकि टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता और कोई मैक्सिमम एज भी इसकी फिक्स नहीं होती, और महाधिवक्ता वो बनता है जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो और सरकार के जो केस होते हैं उन केसों को लड़ता है। इसलिए सरकार का इसको राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी इसको हम कहते हैं। अब राज्यपाल जो कार्य इसको निर्धारित करेगा वही कार्य महाधिवक्ता करता है, यानी कि राज्यपाल ने तय कर दिया कि इन विधिक मामलों पर महाधिवक्ता सलाह देगा, तो उन विधिक मामलों पर केस लड़ने का अधिकार या सलाह देने का अधिकार महाधिवक्ता के पास होगा। तो हमारा संविधान आर्टिकल 65 का जो सब क्लॉज सेकंड है वो इस बात को कहता है, क्योंकि आर्टिकल 65 में आप देखोगे तो आर्टिकल 65 का सब क्लॉज 1 है, आर्टिकल 65 का सब क्लॉज सेकंड है और आर्टिकल 165 का सब क्लॉज थर्ड है, 3 सब क्लॉज है। तो उसका सेकंड सब क्लॉज क्या कहता है कि जो राज्यपाल द्वारा कर्तव्य निर्धारित किए जाएंगे उन विधिक मामलों पर या उन कर्तव्यों के मामले पर महाधिवक्ता जो है काम करेगा, वो इसके कर्तव्य माने जाएंगे। राइट, ये किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पर इसको कभी भी नियुक्त किया जा सकता है और कभी भी हटाया जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, आप देखोगे मैं पीछे लेके जाता हूं इसको। पहला कह रहा है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह प्रदान करना जो राज्यपाल द्वारा संदर्भित किए जाते हैं। तो ये तो आर्टिकल 165 का सब क्लॉज इस बात को तो कहता ही है कि जो राज्यपाल निर्धारित करेगा उन मामलों पर इसका अधिकार होगा। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन जो उसे राज्यपाल द्वारा सौंपे गए, तो ये भी स्टेटमेंट आर्टिकल 165 के सेकंड सब क्लॉज के अनुसार तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। अब आप तीसरा स्टेटमेंट देखोगे तो ये कह रहा है कि समझौता या सुलह हेतु, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद पैदा हो जाए तो महाधिवक्ता क्या सुलझाता है? तो ये तो अधिकार ही नहीं है उसका। आपने देखा होगा कि जो अंतर्राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल होता है तो वो ही तो केंद्र और राज्यों के बीच में सुलझाता है उन मामलों को, या फिर आर्टिकल 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ये गलत। अब चौथा स्टेटमेंट क्या है कि राज्य की जो न्यायिक निकाय, अब राज्य का न्यायिक निकाय कौन होता है? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। क्या उन मामलों पर ये क्या इंटरफेयर कर सकता है? उनकी कार्रवाई से व्यवस्थित संचालन हेतु नियम बनाने के लिए राज्यपाल के परामर्श प्रदान करना, राज्यपाल को परामर्श, तो ये काम नहीं होता है इसका। तो इसका मतलब चौथा पॉइंट भी गलत है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट होंगे। आंसर क्या बनेगा? ए आंसर बनेगा। राइट, नहीं क्वेश्चन मैं हर लेवल के करवाऊंगा बच्चे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं ये, क्योंकि आज थोड़ा सा इस लेवल के क्वेश्चन मेरे पास मेरे पेन ड्राइव में थे, तो इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मेरी क्लास का जो लेवल है वो हल्का नहीं होगा। मैं आपको सिंपल लेवल से हाई लेवल की तरफ पढ़ाता हूं, मेरी हर क्लास में यही होता है। और क्वेश्चन आपको हर लेवल का कराया जाएगा, चाहे सिंपल हो, चाहे वो हार्ड हो या मीडियम हो। ठीक है, क्लियर है? तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अब आप सामने देखोगे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है और मूल ढांचे, जो केशवानंद केस में मूल ढांचे की बात की गई थी, क्योंकि ये मूल ढांचे का कंसेप्ट तो मैं पढ़ा चुका हूं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप सभी इसका आंसर बताएं कि आंसर क्या होगा। कुछ बच्चों के ऊपर कर ये क्वेश्चन जा रहे हैं, वो इसलिए जाएंगे क्योंकि आज तक आपने कभी पॉलिटी इस हिसाब से पढ़ा ही नहीं है, इसलिए बाउंस हो रहे हैं। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि हमने पॉलिटी पढ़ लिया। बेशक मैंने तो आपसे हमेशा इस बैच में ये बोला है ना, अपने बैच में, कि आप बेशक, मेरा बैच उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है जो 3-4 जगह पॉलिटी पढ़ चुके होते हैं। तब उनको लगता है कि अभी तक हमने कोई पॉलिटी पढ़ा ही नहीं है। जब आप मेरा बैच लेंगे तो मेरा कहने का या बताने का मतलब ये है कि मेरा पॉलिटी का जो बैच है वो लगभग 80 से 100 घंटे में क्यों हो, 80 से 100 घंटे क्यों लग जाते हैं? क्योंकि जब भी मेरा कोई टॉपिक आप पढ़ोगे तो वो सही ढंग से पढ़ोगे। मैंने आर्टिकल 14 पढ़ाया, आर्टिकल 14 को 1 घंटा लग गया कल समझाने में, नहीं तो बताने के लिए तो मैं 5 मिनट में बता देता, खत्म कर देता, लेकिन उसमें 1 घंटा क्यों लगा? क्योंकि जो हमेशा मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छे ढंग से समझाने का तरीका होता है, कि आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो ताकि जो है चीजों को सही ढंग से आप समझ सको।
समझ में आ गया? आर्टिकल 13 बताया, आर्टिकल 12 बताया। तो मेरा बताने या कहने का मतलब है कि उन बच्चों के लिए खासकर ऐसा नहीं है कि जो फ्रेशर है, वो तो अच्छी बात है, फ्रेशर है तो सही ढंग से पढ़ लेगा पहली बार में ही, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा उसका। लेकिन आप अगर 2-3 जगह कहीं पॉलिटी पढ़ चुके हो और फिर उसके बाद अगर मेरे पास पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो आपको पॉलिटी में मजा आएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब मैं टॉपिक को पूरा, जैसे मूल ढांचे का टॉपिक है, अब ये बताइए पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? अब नहीं हो पा रहा है आप लोगों से आंसर? अरे जितने भी बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं, अब आंसर तो दो कम से कम। अरे ज्यादा से ज्यादा गलती तो हो सकता है आंसर। देखो आंसर इसका जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो सी आंसर होगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है इसका। ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। तो चलो मैं आंसर बता देता हूं। अब आपको धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में ये आ रहा होगा, जब आप ऊपर ऊपर से पॉलिटी को पढ़ते हो ना बच्चों, तो आपको लगता है कि मुझे पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है। मैं आप लोगों को कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, मेरी बात एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लो। मैं इसका पहले तो आंसर बता दूं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ये कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है शायद। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। सी आंसर क्यों होगा? क्योंकि इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो मैं बच्चों आप लोगों को कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब तक आपने जैसे पॉलिटी पढ़ी है, तो आपने पॉलिटी कितनी पढ़ी है, किस लेवल तक पढ़ी है, आपको समझ में आ गया होगा कि बेशक आपने क्या पॉलिटी पढ़ ली है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जहां कहीं ना कहीं आप लोगों की कमजोरियां बहुत होती हैं। पॉलिटी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ी जाती, आपको पॉलिटी को सही ढंग से समझना होगा। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे बैच को जब लेते हो तो मैं कोई हार्ड पढ़ाता हूं। ये हार्ड आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे क्योंकि अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, इसलिए हार्ड लग रहा है। जब आप किसी चीज को सही ढंग से पढ़ लेते हो तब हार्ड नहीं लगते। समझ में आ गया होगा? अब यहां पर देखो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये मूल ढांचे को लेकर था। अब आप जानते हो कि ये जो मूल ढांचा है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, ये मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, इसको हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था? केशवानंद केस आया था। इस केशवानंद केस में 1973 में ही तो दिया गया था। अब मैंने आपको अपनी क्लास में यह भी बताया था कि मूल ढांचे की कोई परिभाषा हमारे संविधान में नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की कोई परिभाषा बताई है। ठीक है, लेकिन मूल ढांचे को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है कि मूल ढांचा, ये मूल ढांचे में ये मामला आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होगी? अंतिम अधिकार यानी कि अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। मूल ढांचे को लेकर होगी कि नहीं होगी? अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, और केशवानंद केस में स्पष्ट ये बोला गया था कि हमारे संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा होगा उस मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राइट? अब मूल ढांचे में क्या क्या आते हैं इसकी कोई परिभाषा तो क्लियर है नहीं, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक डिफाइन किया, ना पार्लियामेंट ने अब तक डिफाइन किया, और ना ही हमारे संविधान में ये वर्णित है। लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट को ही तय करने का अधिकार है कि मूल ढांचे में आएगा कि नहीं आएगा। अब पहला स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि यह न्यायपालिका को मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी संबंधित और मूल ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित पटकों का निर्धारण करने वाला अंतिम प्राधिकरण है।
मूल ढांचे पर अंतिम डिसीजन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसी के पास अधिकार है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि संविधान में इस सिद्धांत का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा क्या कह रहा है कि एक कमीशन था जिसको हम कहते हैं नेशनल, इसका है, इसको कहते हैं नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम है कार्यपालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग। ये 2000 में बना था और ये संविधान की समीक्षा के लिए बना था। तो इसने ये कहा था कि जो मूल ढांचा है उसका इसने समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था। तो ये 2000 में बना था और इसने मूल ढांचे का समर्थन किया था, मूल ढांचे के सिद्धांत का विरोध नहीं किया था, जबकि इसमें लिखा है विरोध किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका थर्ड हो जाता है गलत। तो आंसर क्या बनेगा इसका? तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो आंसर सी बनेगा 1 और 2। तो आई थिंक समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा ये, ओहो, अच्छा हिंदी में गलत लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसमें थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में थोड़ी दिक्कत है कि जैसे आपने देखा होगा बी, तो हिंदी में तो सही लिखा है 1 और 2, इंग्लिश में गलत लिखा है। अब सी जो है ये 1 और 2, तो आप आंसर अपना चेक कर लेना कि हिंदी इंग्लिश में थोड़ी यहाँ गड़बड़ हो गई है टाइपिंग में। तो इसका जो आंसर है वो 1 और 2 होगा। यानी कि अगर हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो बी आंसर है और इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो सी आंसर है। तो जिसका भी आंसर सही है वो आप अपने आप चेक कर लेना, ठीक है? हाँ बिल्कुल समझ गया शुभम जी। सर ऑप्शन में हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस है। हाँ वो मैंने देख लिया डिफरेंस है। तो आप ये तो समझ गए ना कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। तो जो भी हो वो आप आंसर लगाओ, ठीक है? सर एनसीआरडब्ल्यूसी ने कोई डिसीजन लिया जुडिशरी के खिलाफ लिया है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। इसने ये कहा था कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो सही है। इसने ये नहीं कहा कि सही नहीं है, इसने कहा सही है। सिद्धांत का विरोध किया था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, विरोध नहीं किया था, उसने तो सही बताया था, ठीक है? चलिए खैर, अगला क्वेश्चन देखिए। ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार का भाग है? ये तो कम से कम आप जानते होंगे, आप पॉलिटी कहीं ना कहीं पढ़े हो। कोई भी वृत्ति करने का अधिकार, यानी कि कोई प्रोफेशन का अधिकार, जॉब का अधिकार, देश से बाहर जाने का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो ये बताना है कि राइट टू फ्रीडम के अंडर में आता है या नहीं आता। तो इसमें हिंदी इंग्लिश में जो स्टेटमेंट है इसके दोनों सही हैं, ठीक है? आंसर लगा सकते हो आप। आंसर बताइए क्या होगा इसका। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? अरे भाई थोड़ा तेजी के साथ किया करो सर, क्वेश्चन ब्लर हो रहा है। कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। अच्छा हिमांशु, सॉरी 1 और बी, फिर डी सी यस। ये यस या नो क्या होता है भाई? रोहन कह रहे हैं कि ऑप्शन डी, प्रशांत कह रहे हैं बी, शुभम साहब बी, शुभम साहब कह रहे हैं डी इज ए राइट सर। अच्छा सर क्वेश्चन सही नहीं दिख पा रहे हैं, तो आप एक काम करो, शायद नेट थोड़ा सा आपका दिक्कत मान रहा हो, तो आप इसको जो है आप फ्रेश कर लो, आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए इसका जो आंसर होगा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने अगला क्वेश्चन पूछा है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या बनेगा? डी। क्या बनेगा? डी। तो इसका आंसर है डी। तीनों स्टेटमेंट क्यों सही है? ये कहता है राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है। आप जानते हो कि राइट टू फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, स्वतंत्रता के अधिकार को, तो हमारे संविधान में 6 तरह के स्वतंत्रता के अधिकार, 6 तरह के अधिकार है। तो ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है।
तो आप जानते हो कि आर्टिकल 19 किस तरह की बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की 6 टाइप की स्वतंत्रता दी हुई है इसमें। आर्टिकल 20 जो अपराधों के संबंध में दो सिद्धि के संरक्षण में संबंध, यानी कि इसमें कहते हैं कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षणकारी अधिकार, ठीक है। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, प्राण व देह स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 22 में जो है कुछ अपराधों के मामले में निवारक निरोध का संरक्षण का अधिकार है, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन या और भी दंडात्मक निरोध या निवारक निरोध की बात की गई है। तो ये 4 तरह के क्या है, राइट टू फ्रीडमनेस में दिया हुआ है। अब आप एक बात समझो, इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कोई भी वृत्ति करने का अधिकार। तो कोई भी वृत्ति करने का जो अधिकार है, ये बताओ ये किस में आएगा? आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 1 है, जी में ही तो आएगा कि आपको इंडिया के किसी भी कोने में जॉब करने का अधिकार है, किसी भी कोने में प्रोफेशन यानी कि कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 किसके दायरे में आता है? इसके दायरे में आता है देश से बाहर जाने का अधिकार। आप इंडिया के किसी भी, आप दूसरे देश में जाते हो आते हो, तो ये आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत अधिकार है। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी सही है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हालांकि आर्टिकल 21A में आता है, लेकिन ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत 21 के अंतर्गत भी माना जाएगा। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और यहाँ पर्टिकुलर आर्टिकल 19 की बात नहीं कही गई, यहाँ राइट टू फ्रीडम की बात की गई। और राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी आंसर। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना था। थिंक आप समझ में आ गया कि नहीं आया? आप लोगों को समझ में आ गया? फिर उसके बाद हम आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भाई कहां गायब हो गए आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही आवाज? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। आवाज आ रही है तो ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संपत्ति के अधिकार के संबंध में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल संविधान में संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन का मूल अधिकार था। यानी कि इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू एक्वायर, प्रोसेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट। तो आपको ये बताना, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सोचो, ऐसे हड़बड़ी में आंसर मत बताओ। तो क्या आंसर बनेगा इसका? कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 और 2। अच्छा, ऑप्शन सी बनेगा। एम कह रहे हैं डी राइट है। अच्छा, ऑप्शन सी। परमार कह रहे हैं डी। वीरेंद्र कह रहे हैं ओनली 1। भाई इधर दूसरे बच्चे जो है कहां चले गए? ये सब पूजा, जीतू, हिमांशु, वीरेंद्र, लाडो, कहां गायब हो रहे हो भाई? जब तो कहते हो आप लोग सर क्वेश्चन आंसर नहीं करवाते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करवाते, आज करवा रहे हैं तो आपको, आप जो है भाग रहे हो। सभी बच्चे आंसर दें, ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा, और कम से कम अपने आप को चेक करिए कि हम कितना पॉलिटी जानते हैं। और इसका मैं आप बता दूं कि आंसर इसका सी बनेगा। 1 और 2 स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है इसको हम समझ लेते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा समझना सही ढंग से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें आंसर जो बनेगा वो आपका सी आंसर है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है? इसमें गलत है। क्यों?
अब बात यह आती है कि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है। राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, थोड़ा समझ लेना। आप जानते हो कि पहले ये आर्टिकल 31 में था, तो पहले खुद अपने आप में ये क्या था, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार था। लेकिन आपने देखा होगा कि इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में आरटीपी लिख सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। एक 44 अमेंडमेंट हुआ था और ये कब हुआ, 1978 में हुआ, ठीक है। और इस आरटीपी को 31 से रिमूव करके इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया, राइट। तो आज ये क्या है, एक लीगल राइट है। कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। क्या ये संवैधानिक अधिकार भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। और ये संवैधानिक अधिकार क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 300A में है। आप जानते हो कि एक तरह का जो अधिकार है वो कई तरह का अधिकार हो सकता है। जैसे मैंने कहा शिक्षा का अधिकार, वो एक मौलिक अधिकार भी है, आर्टिकल 21A में है। वो एक संवैधानिक अधिकार भी है क्योंकि संविधान में मेंशन है। वो एक तरीके से लीगल राइट भी है। तो शिक्षा का अधिकार कई तरह का अधिकार हो गया। तो एक अधिकार कई तरह का राइट हो सकता है। जैसे संपत्ति का अधिकार लीगल राइट भी है क्योंकि संसद इसके लिए कानून बना सकती है, क्योंकि आर्टिकल 300A में क्या बोला गया कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, क्योंकि आर्टिकल 300A में है तो ये संवैधानिक अधिकार भी है अपने आप में। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब है कि शुरुआती दौर में जो था संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था और हमारे संविधान में मेंशन था, लेकिन बाद में 44 अमेंडमेंट, CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसको 300A में रख दिया, तो इसको विधिक अधिकार बना दिया। और संवैधानिक अधिकार भी क्यों है, क्योंकि 300A में लिखा हुआ है। अब देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार या जो धारण और व्यंजन एक मूल अधिकार था। तो पहले मूल अधिकार था, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना कि 1973 में यानी कि केशवानंद केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे में नहीं आता। तो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि अगर ये मूल ढांचे में आता तो इसका मतलब संपत्ति का अधिकार में बदलाव ही नहीं होता। तो केशवानंद केस में जब 1973 का केस आया था तो उसमें स्पष्ट बोल दिया गया था कि संपत्ति का अधिकार एक मूल ढांचे में नहीं आएगा। और सिंपल सी बात है, अगर मूल ढांचे में ये आता तो इसमें परिवर्तन ही नहीं हो सकता था। बाद में 44 अमेंडमेंट करके हमने क्या इसको यहां से हटा कर 300A में रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि मान्यता प्राप्त तो है क्योंकि आर्टिकल 300A में है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से, आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को। पहले तो आप ये बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे भाई जवाब तो दे दिया करो, समझ में आया या नहीं आया? अब तुम लोग जवाब नहीं दोगे? हाँ सर क्लियर है, सुचित्रा ने कहा बिल्कुल जी क्लियर है। और बच्चे कहां गायब हो रहे हैं? एम कह रही यस सर। तो आया समझ में कि नहीं आया? चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन ये तो बता चुका हूं मैं, ये भी हो गया। कौन सा करवा रहा हूं मैं? ओहो, अच्छा ये रिपीट हो गए ये क्वेश्चन फिर से। अच्छा ये रिपीट हो चुके हैं। ओहो, ये रिपीट हो गए फिर बाहर से। देखो यहां पर बच्चे अभी जेपीजी फाइल के रूप में ये 5 क्वेश्चन थे। हालांकि मैं सोच रहा था 10 क्वेश्चन है, क्योंकि ये बाद में क्या फिर से रिपीट हो गए। तो मैं अब देख रहा हूं ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। नहीं तो मेरा ये मानना था कि मैं कम से कम 10 क्वेश्चन आज आपको करवा दूं, ताकि जो है
आपको कम से कम ये लगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें करने चाहिए। लेकिन थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि इसमें पीडीएफ में 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन थे 5 क्वेश्चन, लेकिन 5 ही आपस में रिपीटेड हो रहे हैं फिर से। अब देखो, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं, देखो ये क्वेश्चन हटा लो, सुनो, क्वेश्चन हटा लो ये। अब देखो, चलिए क्वेश्चन, चलो 5 ही ठीक है, इससे 5 से आपको थोड़ा सा अपना लेवल तो समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अब जैसे ही टॉपिक आप लोगों का खत्म हुआ करेगा और फिर उस टॉपिक से संबंधित मैं क्वेश्चन दिया करूंगा। लेकिन आज ये मैंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्यों करवाए, क्योंकि आज ये लास्ट फ्री क्लास है आप लोगों की, इसके बाद फ्री क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगी, राइट। तो जो भी बच्चा देखना चाहता है तो उसको यहां तक देख सकता है, वो सबके लिए फ्री ऑफ ऑल है। लेकिन इसके बाद अब वो क्लास को नहीं देख पाएगा, जिसका एडमिशन होगा वही इस क्लास को देख पाएगा। तो मैंने अपनी क्लास में आपको एक बात ये बताई थी कि आपको इस बैच में पीडीएफ भी मिलेगा, वो जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। दूसरा, हर शुक्रवार को, जैसे ही सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पतिवार को क्लास होगी, तो हर शुक्रवार को आपको क्या है, एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इस तरीके से कराए जाएंगे जिसमें कुछ हल्के क्वेश्चन भी होंगे, कुछ मीडियम होंगे और कुछ हार्ड भी होंगे, ताकि आप अपने लेवल को समझ पाओ। और वो क्वेश्चन जो होंगे वो टॉपिक से संबंधित होंगे, जो भी 4 दिन में आप लोगों को करवाया जाएगा। अब अगली बात कि जहां तक है 1.5 या 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद मैं कोई ना कोई डाउट क्लास भी रखूंगा। हालांकि डाउट क्लास का मेरा कंसेप्ट ये रहेगा कि आप जब क्लास शुरू होगी तो 5 मिनट के लिए आप डाउट क्लास पूछ सकते हो, और बाद में जो लास्ट में जब 10 मिनट बचेंगे तब अपनी डाउट क्लास पूछ सकते हो, यानी कि डाउट कोई भी क्वेश्चन। क्योंकि बीच में जब आप क्वेश्चन करते हो तो इससे जो क्लास का जो फ्लो है वो रुक जाता है, और मुझे डाउट क्लास में कोई दिक्कत नहीं आती। बच्चे मेरे से तो कहोगे कि सर डाउट क्लास ले लो, मैं तो 2-4 घंटे के लिए डाउट क्लास भी ले लूंगा, जहां से पूछना चाहो वहां से पूछ लो, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन क्योंकि हमारे सामने दिक्कत ये है कि हमें कोर्स भी कराना होता है, उसका भी एक फ्लो बनाना होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपका सिलेबस भी खत्म होना चाहिए। अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर डाउट क्लास ले लो, तो भाई अब चलो हम डाउट का भी तरीका दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपकी डाउट क्लास ली जाएगी। तो अब जिस बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है मेरे से। यहां पर मैं 5 या 10 डाउट लूंगा और एक एक करके आपके डाउट बताता चला जाऊंगा। तो अब आपका किसी का डाउट क्लास, डाउट क्वेश्चन है तो वो डाउट ले सकता है, ठीक है, कि डाउट सेशन किस तरीके से चलते हैं। ज्योति साहब कह रही हैं कि सर मेरा आंसर आपने नहीं दिया है, क्या क्वेश्चन है आपका? सर कमेंट स्लो लगता है। यूपीएससी एपीओ क्लास कंटिन्यू, हाँ उसकी तो कंटिन्यू होगी। हाँ बिल्कुल, इसमें सुचित्रा जी जो सब तरह के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो छोटा लेवल हो या बड़ा लेवल हो, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार संविधान ने खत्म कर दिया है। देखिए आप समझे नहीं राजपुत्रा जी, जो आपने पूछा है ना संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये खत्म हुआ है। संपत्ति का अधिकार तो पहले भी था, संपत्ति का अधिकार तो आज भी है। अंतर ये कि पहले आर्टिकल 31 में था, आज ये 300A में है। तो संपत्ति का अधिकार खत्म नहीं हुआ, संपत्ति का अधिकार इतना हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, आज ये लीगल राइट है। और क्योंकि आर्टिकल 300A में है, इसलिए इसको हम संवैधानिक अधिकार भी कह देते हैं। समझ में आ गया? सर इंडिया का नाम भारत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट के बारे में बताएं। देखो ऐसा है बच्चे, ये पहली बार मामला नहीं है। आपने देखा होगा कि ये जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक प्राइवेट बिल रखा था अब से कई साल पहले संसद में, हालांकि वो रिजेक्ट हो गया था। तो इन्होंने भी कहा था कि हमारा जो, जब हम आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं तो ध्यान से देखो, आर्टिकल 1 को जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 में देखोगे तो आर्टिकल 1 में 3 सब क्लॉज हैं। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1, आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3। तो आर्टिकल 1 का जो सब क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, इसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत shall be
यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि भारत, हिंदी में बोलेंगे इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये लिखा है। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई और सुप्रीम कोर्ट में जिसने पिटीशन डाली उसने कहा कि ये जो इंडिया लिखा है इसकी जगह हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान। क्योंकि इंडिया ये कहीं ना कहीं ये हमारे देश में ये उपनिवेश को दिखाता है कि भाई इंडिया जो है नाम नहीं होना चाहिए हमारे संविधान में, क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान। यानी कि इसको बोला जाना चाहिए कि भारत यानी कि हिंदुस्तान शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत यानी कि हिंदुस्तान राज्यों का संघ होगा। तो ये इंडिया नाम बदल देना चाहिए। लेकिन पिटिशनर ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उससे कि भाई आप ये बताओ कि ऐसा क्यों चाहती हो आप, जब ऑलरेडी हमारे इसमें इंडिया लिखा और इंडिया का मतलब दैट इज भारत दिया है, तो फिर हम क्यों बदलें, आप क्यों बदलवाना चाहती हो उसको? तो उसने कहा जी मैं एक संकल्प के तौर पर मैंने ये रखा है कि भाई सरकार कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल संकल्प के तौर पर रखे, कि मैंने एक अपनी इच्छा जाहिर की है कि ऐसा होना चाहिए और ये मैंने एक संकल्प के तौर पर ये रखा है कि सरकार अगर ऐसा कर सकती है तो करे। तो कुल मिलाकर ये किसी के विरुद्ध विवाद नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट में उस पिटिशनर ने ये कहा कि एक संकल्प के तौर पर मैंने रखा है और मुझे लगता है कि सरकार को ये बदलाव करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर छोड़ दिया, कहा कोई भाई सरकार की मर्जी है, अगर वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके इसको बदलना चाहे तो बदल सकती है और ना बदलना चाहे तो ना बदले, ये उसकी मर्जी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए कोई आदेश इसमें कोई जारी नहीं किया। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, जब खुद हमारा संविधान कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया का मतलब भारत, तो फिर आप हिंदुस्तान क्यों चेंज करना चाह रहे हो? तो वहां पिटिशनर ने कहा जी ये कहीं ना कहीं ऊट पटांग सा लगता है, ये इंडिया कहीं ना कहीं उपनिवेश को शो ऑफ करता है, देन मैं चाहता हूं कि ऐसा बदलाव हो जाए। खैर ये बात थी। लाडो कह रही है कि सर नेचुरल जस्टिस यूएसए और इंडिया में डिफरेंस क्लियर करें। देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, नेचुरल जस्टिस जो है और इंडिया में डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। नेचुरल जस्टिस का मतलब सिंपल होता है कि कोई भी चीज जो है मनमानापूर्ण या आर्बिट्रेटरी नहीं हो सकती, वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए, इसी को नेचुरल जस्टिस कहते हैं। या नेचुरल जस्टिस में आप ये भी कह सकते हो प्राकृतिक न्याय में, कि खुद अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो खुद जज नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, नेचुरल जस्टिस में आप ये भी कह सकते हो कि चाहे कितना भी बड़ा कोई अपराधी हो, हर व्यक्ति को अपने बचाव को, यानी कि उसको अपने आप को बचाने का पूरा अधिकार है। निर्भया केस में आपने देखा होगा कि भाई वो गैंग रेप में दोषी थे, जो भी 4-5 थे। अब 2012 का ये केस था, अब 2019 में जाकर 2020 में जाकर उनको मार्च के महीने में फांसी हुई। लेकिन बेशक उन्होंने कितना भी बड़ा जघन्य अपराध किया हो, लेकिन प्राकृतिक कानून ये कहता है, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने आप को बचाने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए, अपने पक्ष में बात रखने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि निर्भया केस में उन्होंने एंड लास्ट तक जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है, क्यूरेटिव पिटीशन जिसको हम कहते हैं, उपचारात्मक पिटीशन याचिका, वो भी उन्होंने दायर की और जब तक उनके अधिकार खत्म नहीं हुए तब तक उनको फांसी पे नहीं लटकाएगा। किसकी वजह से? नेचुरल जस्टिस की वजह से। ठीक है, समझे कि नहीं समझे इस बात को? क्लियर, समझ में आ गया? अंकित साहब कह रहे हैं कि सर केशवानंद केस क्या है? तो देखो केशवानंद केस ये था, और आपको ये ऑलरेडी मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं नए बैच में ही, कि गोलकनाथ केस के डिसीजन को पलटा था। गोलकनाथ में 11 जजों की बेंच बनी थी, जिसमें यह बोला गया था, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो केशवानंद केस ने इसको क्या है, इसको असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि बड़ी बेंच चेंज कर सकती है छोटी बेंच के डिसीजन को। तो केशवानंद केस में 13 जजों की बेंच बनी, और ये केशवानंद केस का जो डिसीजन है वो आज भी फॉलो होता है। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी बेंच आज तक नहीं बनी है। तो केशवानंद केस में ये कहा गया कि हमारे संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे संविधान की प्रस्तावना हो, या संविधान का कोई भी भाग हो, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन
संविधान का जो मूल ढांचा होगा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत इसी केस में दिया गया। और अभी मैंने मूल ढांचे को लेकर अभी आपको बताया कि मूल ढांचे की कोई परिभाषा हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखी। मूल ढांचे की परिभाषा क्या होगी, ना तो कोर्ट ने अभी तक तय की है, ना संविधान में कहीं लिखा है, ना किसी कानून ने तय की है। मूल ढांचे को लेकर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे केस आते हैं तो मूल ढांचे को वो तय करती है कि भाई ये मूल ढांचे में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब मूल ढांचे के मामले पर संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अंकित साहब मैंने बता दिया। तो केशवानंद केस सिर्फ ये कहता है कि हमारे संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा होगा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऑब्निस कह रहे हैं सर आर्टिकल 14 और 15 के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट के अपोज में जो केस किया गया है उसके बारे में बताएं। दिल्ली गवर्नमेंट के अपोज में क्या केस किया गया है, मुझे बताओ तो सही। गौरव कह रहे हैं कि सरलेल में खबर आया है कि नेपाल के चीफ जस्टिस जोधपुर में कानून की ट्रेनिंग लिया। शुभम साहब कह रहे हैं कि सर इच्छा मृत्यु को संविधान में वर्णित किया गया, नहीं किया गया। जो आप इच्छा मृत्यु यूथेनेसिया की जो बात कर रहे हो ना शुभम साहब, तो यूथेनेसिया को हमारे संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं किया गया। हाँ, यूथेनेसिया भी दो टाइप का होता है, एक्टिव और नॉन एक्टिव। ठीक है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। हालांकि जो इसको लेकर यूथेनेसिया को लेकर जो केस आया था, क्या इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने जो पैसिव यूथेनेसिया है, जिसको हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक माना है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, आप समझ लो कि वो जो है कोई व्यक्ति है और वो काफी दिन से जो है कोमा में पड़ा हुआ है, 20 साल 25 साल, और देन उसके हाथ पैर नहीं चल रहे और ना तो वो जी पा रहा ना ही वो मर पा रहा है, इसको हम कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया, कि अब उसके कोई चांस नहीं है। ठीक है, बस ओनली सांस ले पा रहा है वो व्यक्ति, लेकिन वो खत्म भी नहीं हो रहा, तो देन तब उसको क्या है, इच्छा मृत्यु के रूप में उसको मरने का अधिकार दिया गया है। ये हमारे संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। ठीक है सर, आईटी एक्ट में अश्लील वस्तुएं, मतलब अश्लील का मतलब होता है कि जो हमारे देश की सदाचार को बिगाड़ता हो, लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता हो, वो अश्लील माना जाता है। वो कोई डाटा हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई शब्द हो सकते हैं, ठीक है, या कोई कार्टून हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जो हमारे समाज के सदाचार को जो प्रभावित करता हो, वो अश्लील वस्तुएं माना जाएगा। वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, वो कोई किताब हो सकती है, वो कोई डीवीडी हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, वो कोई क्लिप हो सकती है, वो कोई डाटा हो सकता है, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, वो आईटी एक्ट के अंतर्गत अश्लील वस्तुओं में माना जाएगा। सर अगर भारत का, राहुल साहब ने पूछा है कि सर भारत का राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति पद संभालते हैं, और उपराष्ट्रपति के बाद मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद वरिष्ठ, लेकिन उसके बाद कौन संभालेगा? तो बच्चे ये बात बिल्कुल सही है राहुल साहब कि अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति काम करेगा, वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा, और वो नहीं है तो जज ऑफ, यानी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। अगर वो नहीं है तो होते होते हो सकता है कि राहुल जी आपका भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो आपका भी नंबर आ सकता है, राइट। तो ऐसा है भैया, हमारे संविधान में तो सिर्फ जो दिया है वो दो लोगों के लिए दिया है। ठीक है, एक तो राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति काम करेगा, बस इतना लिखा है। उसके बाद हमारे संविधान में ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा, ना सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा। ये भी संसद ने तय किया है कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा, और वो नहीं होगा तो फिर कौन काम करेगा? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया? उसके आगे का जो क्रम है वो तय सरकार ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, अंकित साहब कह रहे हैं कि सर ये केस कौन करता है? तो केस तो भैया, अब जैसे मान लो कि अंकित, जैसे अजय जी तुम्हारा शोषण कर लें, सपोज करो तुम्हारे मौलिक अधिकारों का शोषण करें, तो आप केस कर सकते हो अजय के खिलाफ। तो केस का नाम क्या होगा? अंकित वर्सेस अजय, यानी कि अंकित बनाम अजय, इस तरीके से केस होते हैं। सर आपके आर्टिकल 36 में डीपीएसपी की बात की थी, इसमें डीपीएसपी को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बच्चे, आर्टिकल 36 में मैंने सिर्फ ये बोला था
कि जैसे आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी है, ऐसी आर्टिकल 36 यानी कि डीपीएसपी में राज्य की परिभाषा है। जो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है वही राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में है। और राज्य की परिभाषा का मतलब मैंने बताया था, संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका और स्थानीय सरकार और अन्य प्राधिकृत यानी कि अदर ऑथोरिटीज, ये था। ठीक है, सोनू साहब कह रहे हैं कि सर हमारे देश में कोई पीएम कितने बार बन सकता, कितनी बार भी बन सकता, अनगिनत टाइम है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। ठीक है, जो पूजा जी आप हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हो ना, तो हिंदू कोड बिल फिर अलग हो जाता है, हिंदू विवाह अधिनियम वगैरह होते हैं तो वो परंपराएं आधारित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आचार, हम जैसे समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो मुस्लिमों के पर्सनल लॉ अलग है, ऐसे ही हिंदुओं का पर्सनल लॉ अलग है। तो ये जो हिंदू कोड बिल है वो इसी से संबंधित है। भैया कोर्ट में केस कौन करेगा? जो शोषित होगा वही तो केस करेगा, जिसके साथ गलत हुआ वही तो जाएगा कोर्ट में। सपोज करो कि आपके घर में कोई चोरी कर ले और आप किसी के ऊपर क्या है आप इल्जाम लगाते हो, तो और उसने भी कोर्ट में केस यानी कि जो शोषित होता वही तो कोर्ट में केस जाएगा, वही तो करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई स्वतः जो है कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकता है, जैसे आज देखा हुआ प्रवासी भारतीयों के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। तो कहने का मतलब है कि जो वादी होता है, जो पिटिशनर होता है, जिसके साथ गलत हुआ है वो कोर्ट में केस करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है कि तभी केस जाएगा। खुद अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को खुद भी लगता है कि गलत हो रहा है तो वो खुद स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसको हम स्यू मोटो कहते हैं। जैसे प्रवासी भारतीयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जजमेंट दिया कि भाई प्रवासी भारतीयों को जो है सरकारें 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनके घर पर छोड़ के आएँ, यानी कि उनको जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ उनको क्या है उनके लिए व्यवस्था बनाएं और उनकी खाने पीने की पूरी व्यवस्था करें यात्रा के दौरान वगैरह वगैरह। हिमांशु कह रहे हैं कि सर अगर आर्टिकल 15 के अधिकार ओनली इंडियन सिटीजनशिप को प्राप्त हैं तो क्या इसका आधार पर CAA में क्या किया परिवर्तन, इसमें 3 कंट्रीज। अरे भैया पहली बात तो देखो, नागरिकता संशोधन कानून में कहीं आर्टिकल 15 की बात नहीं कही गई, आर्टिकल 14 का वो उल्लंघन करता है, ये बात बोली गई। आर्टिकल 15 का उल्लंघन कैसे करेगा, उससे क्या मतलब है इसका? ठीक है भाई, आपने देखा होगा कि जो आर्टिकल 15 है वो तो सामाजिक किसकी बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है एक तरीके से। ठीक है, तो सामाजिक समानता का आधार क्यों बना रहे हो? हालांकि किसी ने आधार रखा है तो कोर्ट अपने आप रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और आर्टिकल 15 तो सीधा सीधा क्लियर कहता है कि हिंदू के लिए, ये सिर्फ किसके लिए है, ये किसके लिए है, सिर्फ आर्टिकल 15 ओनली भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये तो अपने आप ही रिजेक्ट हो गया। हाँ, आर्टिकल 14 के आधार पर आप नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दे सकते हो। डीपीएसपी राज्यों के नीति निष्ठ तत्वों में कौन कौन होगा? पर भी ऐसा है संजय साहब, फिर तो मुझे पूरे बताने होंगे कि डीपीएसपी के रूप में जो है कई तरह के अधिकार हैं। जैसे आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है, आर्टिकल अगर हम 51 की बात करें तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। हम आर्टिकल अगर जैसे और भी देखें तो कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। जब डीपीएसपी आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इसमें अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग बात बोली गई है। लोक कल्याण की बात आर्टिकल 38 में बोली गई है। ठीक है, शुभम साहब कह रहे हैं सर पीआईएल को तो कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो किसी के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, जैसे प्रवासी भारतीयों का मामला था, तो बेशक वो आपके साथ नहीं हुआ लेकिन आपको लग रहा है कि प्रवासी भारतीयों के साथ गलत हुआ है तो आप पीआईएल दायर कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, तो पीआईएल एक्चुअली में लोक कल्याण में लाया जाता है। ठीक है, और इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ गलत हुआ आप लेके आओगे, आप किसी के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में ला सकती हो। तो पीआईएल जो होती हैं वो गरीबों के लिए या जो अनपढ़ लोग होते हैं या उनको न्याय मिल सके, इसलिए पीआईएल को लाया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिकावाद को। ठीक है, और पीआईएल जो है डायरेक्ट जो है एक पोस्ट कार्ड के रूप में भी लाई जा सकती है। राइट, 1985 में स्टार्ट हुआ था और ये कोई हमारे संविधान में वर्णित नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट की देन है।
रही बात जो आपने दूसरा क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा था, RIT रिट, RIT नहीं होता, वो WRIT होता है, रिट। तो ये जो रिट होता है ये PIL जो है रिट के रूप में दायर की जा सकती है, यानी कि जो PIL होती है वो रिट के रूप में लाई जा सकती है। रिट 5 तरह की हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अनुसार लाई जा सकती है, और ये आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में लाई जा सकती है। चलिए बच्चे, यहाँ पर मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को दे दिए हैं। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, आज मैंने एक डेमो आप लोगों को दे दिया कि इस बैच में आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, यानी कि वो तरीका ये मैंने इस बार थोड़ा चेंज किया है कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार आपकी क्लास चलेगी और फिर शुक्रवार को आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और फिर कभी अगर ऐसा लगा कि डाउट सेशन रखना जरूरी है, तो फिर जैसे डाउट सेशन का मतलब ये होता है कि पूरी डाउट सेशन रख लिया। अब आपका जैसे कोई पूरा टॉपिक खत्म हो गया, मान लो कि फंडामेंटल राइट बार ऐसे क्या है 35 तक खत्म हो गया, तो उसका एक डाउट सेशन रख लिया 1.5 घंटे का, कि जो पूछना चाहो पूछ लो उससे संबंधित। हालांकि डाउट में मैं ये बता दूं कि शुरू के 5 मिनट और लास्ट के 10 मिनट दिए जाएंगे आपको, लेकिन बाद में जब जैसे ही टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तो तब भी एक डाउट सेशन रखा जा सकता है पूरा का पूरा, और PDF वगैरह ये सब कुछ आप लोगों के लिए होंगे। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग के ऊपर कर निकला हो, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों से एक बात कह चुका हूं कि बच्चे जो है, मेरी पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर आपने इस बैच को ज्वाइन किया है तो कहीं भी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने यहाँ क्लास में पढ़ा दिया उतना अगर पढ़ लोगे सफिशियंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी एग्जाम हो, देन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और लगभग मैं आपको बता दूं कि 80 घंटे के आसपास मेरी क्लास बैच में हो जाती है, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा वो तो मैं आगे बताऊंगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, संसदीय विशेषाधिकार 2 तरह के होते हैं, सामूहिक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, आर्टिकल 105 में दिया हुआ है, तो तब एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब क्लास को यहीं पर ऑफ कर देते हैं, टाइमिंग हो गया है, ठीक है। सुचित्रा जी, फर्स्ट टाइम बेशक आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो घबराओ मत। शुरुआती दौर में जब आप किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो शुरुआती दौर में ऐसा ही आता है, आप आराम से सब्जेक्ट को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तो बच्चों, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद। एक बात और कहना चाह रहा था मैं आप लोगों से, सुनिए 1 मिनट। हाँ, सभी हैं सामने, एक बात और बोलना चाहता था मैं। देखिए, कुछ बच्चों की समस्या है, एक बात जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। अब ये बताओ कि लाइव हो कि नहीं हो, अभी पहले मुझे बताओ, आप सभी लाइव हो? तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एक टेलीग्राम चैनल पर मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल पॉलिटी अड्डा के नाम से, पॉलिटी अड्डा के नाम से है। तो बच्चा अगर कोई इस चैनल को, आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हो, और इस पर डिस्कशन फोरम भी है कि पॉलिटी अड्डा चैनल से जुड़ोगे तो इस पर एक डिस्कशन फोरम भी है DK चौधरी के नाम से, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो, तो इसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आप टेलीग्राम चैनल पर पॉलिटी अड्डा से आप जुड़ जाइए, यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए चैनल है जो, जिससे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, पॉलिटी अड्डा चैनल का नाम है, तो इससे आप जुड़ जाना, ठीक है। अब मैं क्लास को ऑफ कर देता हूं, राइट। टेलीग्राम चैनल पे ये पॉलिटी अड्डा जो ग्रुप, आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच।